आज हम स्टार्ट करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 की सीडीपी पेपर 2। डेट जो हुआ था 21 जनवरी 2022 में, उसकी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक हम इसके पीछे वाली वीडियो में कर चुके हैं। अभी हम करेंगे 16 से लेके 30 तक। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाती है? जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है उसमें जो गणित से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो अक्षमता होती है वो क्या कहलाती है? तो देखो सीधा सीधा याद कर लेना है, गणितीय मतलब गुणज। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गणितीय मतलब गुणज। गणित से रिलेटेड गुणज वैकल्य होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 17 पे। सलमा एक 5 साल की लड़की है और वह जब 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाहरी निर्देश के संगीत वाद्य गिटार बजाना सीख लिया था। इस योग्यता के आधार पर आप उसे किस में रखेंगे? देखो, एक 5 साल की लड़की है अभी, लेकिन जब वो 3 साल की थी तब उसने बिना किसी की हेल्प के अपने आप ही गिटार यंत्र बजाना सीख लिया था। तो उस बच्ची को आप कौन सी श्रेणी में रखेंगे? धीमी गति वाली में? धीमी गति में कैसे रख सकते हैं भाई? 3 साल की बच्ची ने गिटार बजाना सीख लिया ना। कम बुद्धि लाब्धी में भी नहीं रखेंगे, स्वलीन में भी नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे? प्रतिभाशाली। वो प्रतिभाशाली है जब भी उसने 3 साल की बच्ची ने गिटार बजाना सीख लिया, वो भी बिना किसी की हेल्प के। आते क्वेश्चन नंबर 18 पर। हार्दिक को कम दिखाई देता है, अध्यापक को उसकी इस स्थिति के बारे में नहीं पता है। क्या कक्षा में अध्यापक को उसके किस व्यवहार क्रिया से पता चलता है कि उसे कम दिखाई देता है? एक बच्चा है हार्दिक, उसको कम दिखाई देता है लेकिन टीचर को इसके बारे में पता नहीं है। अब टीचर कैसे उसके व्यवहार को देखते हुए पता लगा सकती है कि बच्चे को कम दिखाई देता है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं इसके। ऑप्शन 1 है पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाना। पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाना, श्यामपट्ट पर लिखे हुए को दूर से स्पष्ट कर लेना। भाई दूर से देख लेगा तो आंखों में कोई परेशानी नहीं है। बारीक मुद्रित बहुत छोटे प्रिंट वाली बुक को पढ़ लेगा तो वो भी उसको आंखों की कोई दिक्कत नहीं है। भौतिक नक्शे को पढ़ लेगा। देखो मैप तो अच्छे नहीं पढ़ पाते, जिनकी अच्छी आंखें होती हैं वो भी जूम कर करके पढ़ते हैं, तो जिसकी आंखें बिल्कुल कम दिखाई देता है वो कैसे पढ़ सकता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि पढ़ने के दौरान आंखें मिचमिचाना। जैसे कुछ पढ़ रहा है तो बार बार आंखों को रगड़ रहा है तो पता चलेगा टीचर को कि हाँ भाई इसको थोड़ा कम दिखाई देता है। आते क्वेश्चन नंबर 19 पर। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बन सकती है? एक शिक्षिका है जो दिव्यांग बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं, उनके लिए एक अच्छा प्रेरक परिवेश कैसे बना सकती है? यह दृढ़ अपेक्षा रख के कि वे सख्त करेगी तो चेंजमेंट नहीं कर सकती है। सख्त करेगी तो एक ही है भाई कि मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊँगी, यही मेरा रूल रहेगा। डरावना हो जाएगा क्लास सख्त रहेगा तो। ठीक है, बच्चे से परामर्श करे बिना, बच्चे से परामर्श नहीं करेंगे तो हमें उसकी एबिलिटी, उसकी ये नहीं पता चलेगी उसको किस तरीके से समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो बच्चे से परामर्श करना भी बहुत ज़रूरी है। यह सुनिश्चित करके कि उसका आकलन मानकीकृत। देखो मानकीकृत कहीं पे भी आए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मानकीकृत का मतलब होता है स्टैंडर्ड, मतलब सबके लिए एक जैसा। तो देखो दिव्यांग बच्चे नॉर्मल बच्चों से थोड़े से तो डिफरेंट होते ही हैं, तो हमें उनकी एबिलिटी के हिसाब से चलना है, इसलिए मानकीकृत नहीं होगा। ऑप्शन डी होगा कि पाठ्यचर्या में उपयुक्त और यथोचित समायोजन करके। बिल्कुल दिव्यांग बच्चों के अकॉर्डिंग हमें ये देखना है कि उनके पाठ्यक्रम में उनके हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस करके तब हमें उनको पढ़ाना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे कि समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती है। कह रहे हैं कि जो समावेशी शिक्षा है उसमें प्रतिभाशाली बच्चे नहीं आते हैं। फिर दूसरा इसका तर्क है कि समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य करती है। मतलब ये कह रहे हैं कि समावेशी शिक्षा सिर्फ तब भी काम करेगी जब बच्चे में कोई कमी होगी। तो देखो समावेशी शिक्षा का मतलब है मतलब सभी को समाया हुआ समावेशी शिक्षा, जिसमें नॉर्मल बच्चा होगा, एबनॉर्मल बच्चा होगा, स्पेशल बच्चा होगा, गिफ्टेड बच्चा होगा, मंदबुद्धि होगा, डिसेबल बच्चा होगा, सभी बच्चे जिसमें आएंगे उसको ही बोलेंगे समावेशी शिक्षा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों गलत हैं। आते क्वेश्चन नंबर 21 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक परासंज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है? परासंज्ञानात्मक कौशल को कौन सा इसमें से सेंटेंस है जो निरूपित करता है कि बिना संलग्नता के विषय वस्तु का कंठस्थीकरण रटना, ये तो बिल्कुल कहीं नहीं है। और दूसरा है दूसरों के व्यवहार की नकल करना। नकल नहीं करनी है दूसरे के व्यवहार की, कब तक नकल करोगे भाई? किसी विशिष्ट व्यंजन को पकाने की विधि का वर्णन करना, उससे क्या है वर्णन करना? परासंज्ञान का मतलब यह है कि अपनी ही सोच की विधियों में, अपनी ही जो हमने खुद में सोचा है, अपनी ही सोच के विधियों के हिसाब से के विषय में सोचना है। जैसे हमने सोचा कि भाई हमें ये करना है तो उसी के बारे में सोचना है, दैट इज परासंज्ञानात्मक कौशल। आते क्वेश्चन नंबर 23 पे। एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ने के बाद विद्यार्थियों को संकलनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है।
टीचर ने एक सब्जेक्ट पढ़ाया और उनको बोला कि एक आप मानचित्र बनाओ, ठीक है, संकल्पात्मक मानचित्र बनाओ, संकल्पात्मक, ठीक है। तो ये किस चीज़ में हेल्प करेगा? संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने में, ठीक है। मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता, ठीक है। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु रूपरेखों का विकास करना, ठीक है। विद्यार्थियों की कलात्मक योग्यता का, देखो कलात्मक योग्यता, तो यहाँ पे मानचित्र बना के क्या मैडम कलात्मक योग्यता देखेंगी? ये तो ठीक है कि मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की उनमें क्षमता होगी, या उस जो विद्यार्थी की जो उपलब्धि का मूल्यांकन करेंगे उसके रूपरेखा का विकास होगा, ठीक है, संरचनात्मकता विकास होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक है, लेकिन फोर्थ वाले में जब कलाई सिखानी है तो फिर डायरेक्ट वो कराएंगी ना मैडम, आर्ट कराएंगी, ड्राइंग कराएंगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी किस प्रकार के वातावरण में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं? प्राथमिक जो प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं, छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं प्राथमिक कक्षा में, वो विद्यार्थी जो अपने वातावरण से सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं, लेकिन कैसे? ऑप्शन 1 है जहाँ शिक्षिका एकाधिकारवादी है और हमेशा आदेश देती है कि क्या किया जाए क्या नहीं। तो भाई जब एकाधिकार वाली है तो फिर बच्चों को क्या ही इंटरेस्ट आएगा, क्या वातावरण से सीखेंगे? कुछ नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे क्लास में, मैडम की सुनते रहेंगे। जहाँ शिक्षिका अधिगम को निर्देशित करती है तथा विद्यार्थी से निष्क्रिय रहने के लिए कहती है, मतलब वो कहती है कि बच्चा तो निष्क्रिय रहे, मैं जो बताऊँगी बस मेरी सुनते जाओ। जहाँ मूल रूप से पठन कौशल और अंक प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है, मतलब बस कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लो, बस नंबर अच्छे आने चाहिए, नंबरों पे जोर दिया जाना चाहिए। बोला ये रट लो, इससे ये पेपर में आएगा, उस हिसाब से पढ़ाना। तो ये तीनों बातें तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रही हैं कि जिनसे बच्चा वातावरण से सीख रहा हो। आते हैं डी पर, जहाँ विद्यार्थियों की सामाजिक संवेदनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो और ध्यान में रखा जाता हो। बिल्कुल सही बात है कि जहाँ बच्चों की जो सामाजिक संवेदनात्मक आवश्यकता हैं, उनको जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनकी सोशल बेसिक नीड है, उनका ध्यान रखते हुए उनका ख्याल रखा जाता हो, वो होता है हमारा वो क्लास सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है वातावरण से सीखने के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जा सकती है? प्रभावशाली विद्यालय में कौन सी शैली प्रयोग में लाई जा सकती है, हमें बताना है। ऑप्शन 1 है इनाम व सजा का प्रयोग, बी प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा, या फिर तुलनात्मक मूल्यांकन या सहयोगात्मक अधिगम। तो देखो इनाम सजा नहीं है, इनाम सजा कोई प्रभावशाली नहीं है कि बस इनाम दे दो, अच्छा करे तो, और ख़राब करे तो सजा दे दो। प्रतिस्पर्धा भी नहीं बनानी है कि भाई तुम्हें फर्स्ट आना है या उसको सेकंड आना है, ये है। तुलना भी नहीं करनी है किसी से भी, क्या करना है, सहयोग करना है, सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए एक प्रभावशाली विद्यालय में, ठीक है। आते हैं 25 पे, आंतरिक व स्वतःस्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? आंतरिक का बताना है। ऑप्शन ए है एक विद्यार्थी अच्छे ग्रेड लाने के लिए एक प्रयोग कर रहा है, या फिर एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिमाण जानने की उत्सुकता है, या फिर एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे थ्योरी की कक्षा पसंद नहीं है, एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि वह अपने अध्यापक को प्रभावित करना चाहती है। तो देखो आंतरिक है, तो आंतरिक क्या है कि बच्चे अच्छे ग्रेड लाएंगे, ये भी आंतरिक नहीं है। कि बच्चों को उसको थ्योरी पसंद नहीं है, ये भी आंतरिक नहीं है। और मतलब क्या नाम है, टीचर को प्रभावित करने के लिए, ये भी नहीं है। बच्चे को ये उत्सुकता है इसलिए प्रयोग कर रही है कि उसका परिणाम जानने के लिए कि मैं जो सीख रही हूँ मुझे कितने हद तक आता है, उसको उत्सुकता है, ठीक है। तो हो जाएगा आंतरिक प्रेरणा, ओके। आधे क्वेश्चन नंबर 26 पे, कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है? आपको बताना है संरचनावादी को, ठीक है, कंट्रास्टिव को। अब आधे विद्यार्थी अध्यापक के व्याख्यान को सुन रहे हैं और पढ़ाई गई विषय वस्तु पर नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। मतलब विद्यार्थी जो है, टीचर पढ़ा रहा है, व्याख्यान लेक्चर दे रहा है, उसको सुन रहे हैं और उससे नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। विद्यार्थी उच्च स्वर में दिए गए अंश को याद कर रहे हैं, मतलब जोर जोर से याद कर रहे हैं, या फिर विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद कर रहे हैं, वर्ष के अंत में परीक्षा देते हैं याद करके, ठीक है। या फिर अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करने के लिए कहता है। देखो संरचनावादी, कंट्रास्टिविस्ट बोलते हैं इनको इंग्लिश में। तो ये जो होते हैं इसमें मतलब क्या है कि बच्चा एक्टिव रहना चाहिए,
ठीक है, वो है, ये इसी चीज़ पे ध्यान देते हैं जितने भी संरचनावादी हैं। उनका कहने का मतलब ये बच्चा एक्टिव रहना चाहिए। तो बच्चा एक्टिव तभी रहेगा जब वो खुद उसमें इन्वॉल्व रहेगा, नहीं तो कोई पढ़ा रहा है, सुन रहे हैं, थोड़ी देर बाद सो रहे हैं, ऐसा होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कहते हैं, वाद विवाद करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्न में से कौन सा रवैया सर्वाधिक उपयुक्त है? मतलब सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए, ठीक है, पॉजिटिविटी के लिए, पॉजिटिवली सक्रिय रहे बच्चे, पॉजिटिवली एक्टिव रहे, तो उसके लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन 1 है समूह में बातचीत को खंडित करते हैं, कि बच्चे आपस में बातचीत करें, उसको खंडित कर दो, भाई नहीं करनी है, हटाओ, कोई मतलब नहीं है। या फिर सरल प्रकारों हेतु कक्षा को स्थायी क्षमता आधारित उप समूहों में विभाजित करते हैं, को विभाजित भी नहीं करना है। या फिर प्रदर्शन में वृद्धि के लिए समूहों में प्रतिस्पर्धा, तो प्रतिस्पर्धा भी नहीं करनी है। क्या करना है? समस्या समाधान के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 28 पे। बहुधा कुंभकार और कुंभ एक रूपक उपयुक्त किया जाता है, जिसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि कैसे परंपरागत शिक्षा शिक्षक को कुंभकार के रूप में देखती है, जो कुंभ रूपी विद्यार्थी को आकार देकर उसमें ज्ञान उड़ेलता है। इस प्रकार की समस्यावादी क्यों है, अब बतानी है हमें। विद्यार्थी के महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं और अधिगम का निर्णय उनकी शिक्षक एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चे भोले भाले होते हैं और वे कुछ भी शिक्षक की मदद के बिना नहीं सीखते, ऐसी बात नहीं है। वो सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, जो टीचर नहीं सिखाता उसमें और अपना ऐड करते हैं बच्चे। अधिगम की प्रक्रिया में किसी सामग्री या शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये वाली भी गलत बात है कि ना किताबें होंगी, ना कोई सामग्री होगी, ना टीचर होगी, तो कैसे पढ़ेंगे भाई। यदि बच्चे शिक्षक की बात निष्क्रिय रूप से सुनते रहेंगे तब अधिगम भली प्रकार से होगा। मतलब वो बस मैडम बोलती जा रही हैं, बच्चे पैसिवली सुन रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं, मतलब उनके खुद के अनुभव होते हैं, और अधिगम का निर्णय उनकी शिक्षक एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी में होता है। मतलब कुछ उनको पहले से आता है, कुछ उनको टीचर से सीखने को मिलता है, कुछ उनको अपने फ्रेंड सर्कल से सीखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। बच्चों के कार्य में त्रुटि या त्रुटियां को दूसरों के समक्ष उनकी बौद्धिकता निम्नता तुच्छता दर्शाती है। मतलब वो बच्चे गलती करते तो ये दिखाती है कि बच्चे में बौद्धिक निम्नता है, तुच्छता है, या आवश्यक रूप से शिक्षक की तैयारी में कमी दिखाते हैं कि भाई शिक्षक में कमी है, तैयारी नहीं करी शिक्षक ने, अच्छे से बच्चों को पढ़ा नहीं किया, उनको अच्छे से पढ़ाया नहीं। अध्यापक को बच्चों में निराशा को दूर करने के लिए अनदेखा, भाई उनको इग्नोर मार दे, नहीं। हमें क्या, बच्चों के कार्य में त्रुटियाँ हमें क्या दर्शाती हैं कि शिक्षक द्वारा पूर्णतः विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। मतलब शिक्षक को उन बातों को, जैसे जो भी उन्होंने गलती की है, जिसकी वजह से भी उनके मार्क्स कम आए या गलतियाँ हुई हैं, तो उनका विश्लेषण करना चाहिए कि भाई ये गलती इसलिए हुई है, और उस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि अब हम आगे इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे ये गलत नहीं होगा, ठीक है। अब आते लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 की कौन सी प्रक्रिया माध्यात्मक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन कर सकती हैं। तो हमें बताना है कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन करती हैं, ठीक है। विद्यार्थियों को स्वयं से पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहना और सहपाठियों से चर्चा करना। मतलब खुद से पढ़ो और सहपाठियों से चर्चा करने से बचना हो, कि बस खुद से पढ़ो और अपने सहपाठियों से कोई चर्चा नहीं करनी, कुछ बात नहीं करनी। या फिर सिर्फ व्याख्यान विधि का प्रयोग करना है कि टीचर लेक्चर देगा, बच्चे सुनते रहेंगे। या फिर विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नों, मतलब लास्ट में जो प्रश्न दे रखे होते हैं, बस उनको कर लो, उनके उत्तर लिख लो और उन्हें याद करने की, और उन्हें ले जाओ घर पे याद करना, वही होमवर्क दे देना। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और सवाल पूछना। मतलब उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना है, सक्रिय रखना है क्लास में। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें उनको एक्टिव रखने के लिए बच्चों को इन्वॉल्व करना होगा। इसीलिए विद्यार्थियों को किसी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और उनसे प्रश्न पूछना, ठीक है। तो ये हमारे 2022 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे वो CTP के हो गया, जो 20 जनवरी को हुआ था। अब हम आगे नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।